हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। नाउ गेट रेडी फॉर योर बायोलॉजी क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हाउ द मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन अकर्स। ओके, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूलर लेवल में, तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्क करता है, जिसमें मैंने बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा डीएनए में, यानी कि डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की दो कॉपीज बनेंगी। फिर डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसफर होगा मैसेज का, वहां पे बनेगा आरएनए, आरएनए में ट्रांसलेशन होगा और फिर बनेंगी प्रोटीन्स। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, तो जैसे नाम से ही हमें समझ में आता है रेप्लिकेट, रेप्लिकेट, रेप्लिकेट मींस कॉपीज। ओके, और ये कॉपी कैसी होगी? कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट, बिल्कुल सिमिलर होगी। ओके, हमने पढ़ा है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो सेल डिवीजन के दौरान, सेल डिवीजन में जो इंटरफेज है और इंटरफेज में जो एस फेज है उस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ओके, फिर जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट अकर्स सेमी कंजर्वेटिव, it occurs semi conservative means half conserve, half conserve। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो वो हाफ कंजर्व होगा, यानी कि एक स्ट्रैंड तो होगा पेरेंट का, या हम इसको कह देते हैं ओल्ड स्ट्रैंड, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, नया स्ट्रैंड जो बनता है, न्यू स्ट्रैंड। ओके, तो ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ प्रेजेंट होंगे। इस डायग्राम की हेल्प से मैं इस चीज को समझाने जाऊंगा। ओके, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बताया एक साइंटिस्ट थे टेलर और उनके कोवर्कर्स ने, कलीग्स या कोवर्कर्स ने। ओके, इन 1957 और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विसिया फाबा में, विसिया फाबा, यानी हम कह देते हैं फाबा बीन्स, फाबा बीन्स। और उन्होंने यूज किया, यूज रेडियोएक्टिव थायमिडीन, radioactive thymidine for this experiment. Okay, but जो नेचर है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, प्रूव बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल, मिशेल्सन एंड स्टॉल ने प्रूव किया 1958 में। ओके, तो हमें पढ़ना है मिशेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जो मिशेल्सन एंड स्टॉल हैं, उन्होंने ई कोलाई की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई, ई कोलाई एक बैक्टीरिया है जो डिवाइड कर जाता है विद इन 20 मिनट्स, विद इन 20 मिनट्स ये डिवाइड कर जाता है। ओके, उन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया और ई कोलाई को उन्होंने ग्रो किया अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। ओके, NH4Cl। इनिशियली फर्स्ट फेज में उन्होंने एक आइसोटोप यूज किया नाइट्रोजन का N15, N15। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने जो ई कोलाई है उसको ग्रो किया N15 कंटेनिंग मीडियम में। ओके,
तो जो डीएनए का सिंथेसिस हुआ ई कोलाई के अंदर, दैट वाज दोनों जो स्ट्रैंड्स थे दे वर लेबल्ड एज N15 N15, ओके, यानी जो पेरेंट स्ट्रैंड है उनको लेबल किया N15 N15, ओके। फिर उन्होंने इस ई कोलाई को, जिन ई कोलाई को उन्होंने NH4Cl मीडियम में ग्रो किया, इन ई कोलाई को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया N14 वाले मीडियम में, यानी कि उस मीडियम में जहां पर नॉर्मल नाइट्रोजन प्रेजेंट था N14। अब जो ई कोलाई है वो 20 मिनट बाद डिवाइड करेंगे, ओके। अब जब ये ई कोलाई 20 मिनट बाद डिवाइड हुए तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो यहां पर जो डॉटर ई कोलाई हैं, जो नए ई कोलाई बने हैं, उनमें एक स्ट्रैंड तो N15 वाला है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है N14, यानी कि ये कैसा है, न्यूली सिंथेसाइज्ड, जो नया बना, ओके। ऐसे ही दूसरे केस में यहां पे भी एक पेरेंट डीएनए का स्ट्रैंड था और दूसरा कैसा था, N14, यानी कि न्यूली सिंथेसाइज्ड। इज दैट क्लियर? इसके बाद उन्होंने फिर देखा और 20 मिनट बाद, यानी कि यहां से अगर हम देखें तो 40 मिनट बाद और यहां से हम देखें तो 20 मिनट बाद, तो ये भी अपनी कॉपीज बनाएगा, ये भी अपनी कॉपीज बनाएगा। और ये ग्रो कहां पे हो रही है बेटा, ये ग्रो एग्जैक्ट उसी मीडियम में हो रहे हैं, N14 वाले मीडियम में। और जब इन्होंने देखा कि यहां से 1 से 2 कॉपी बनी, 2 से कितनी कॉपीज बनेंगी, 4, और जब ये 4 कॉपीज बनी तो ये कैसी होगी, ये हाइब्रिड N15 N14 वाले, ये कैसी बनी, एग्जैक्ट दोनों, भाई ये तो यहां से बना और ये इस स्ट्रैंड से ये 2 स्ट्रैंड्स बने, तो ये कैसे थे, N14 N14। ऐसे ही इस केस में जो ये रेड वाला है यानी कि N14 वाला, इससे N14 स्ट्रैंड ही सिंथेसाइज हुआ क्योंकि हम N14 मीडियम में ग्रो कर रहे हैं, जबकि दूसरा कैसे सिंथेसाइज हुआ, N15 N14 सिंथेसाइज हुआ, ओके। 4 कॉपीज बनी। इस तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो कितनी कॉपीज बनेंगी, 8 कॉपीज बनेंगी, ओके। उन 8 कॉपीज में से 2 कॉपीज कैसी बनेंगी, हाइब्रिड बनेंगी, जबकि 6 कॉपीज कैसी बनेंगी, नॉर्मल बनेंगी, ओके। तो वहां पे रेशो क्या आ जाएगा, 1:3 का रेशो आ जाएगा। यहां पे रेशो क्या है, 1:1 का रेशो आया है, ओके। जब फिर उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से उन्होंने इनको अलग अलग किया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ध्यान दें बेटा, यहाँ पे N15 इट इज नॉट रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप नहीं, ये एक सिंपल आइसोटोप है। तो जो N15 है इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, हाई डेंसिटी, जबकि इसकी डेंसिटी कैसी होगी, लेस, इसकी डेंसिटी कम होगी, ओके। तब उन्होंने मिशेल्सन और स्टॉल ने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, और उसकी हेल्प से उन्होंने फिर क्या किया, जब ऑब्जर्व किया कि इनिशियली जो पेरेंट है तो N15 इसका वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ है, फिर N15 N14 ये थोड़ा ऊपर था क्योंकि इसकी डेंसिटी इससे कम है। और जब उन्होंने इनको अलग किया डेंसिटी के बिहाफ पे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया N15 N14 नीचे की तरफ है और N14 N14 ऊपर की तरफ है। तो जो ये N14 N14 है इसकी डेंसिटी कैसी होगी बेटा, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होगी। इज दैट क्लियर, ये चीज समझ में आई, ओके। तो ये क्या है हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ओके। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि जो मैकेनिज्म है डीएनए रेप्लिकेशन का, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किस तरीके से होता है, ओके। इसकी हेल्प से हमें ये पता चला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कैसा है बेटा, जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है,
ओके, इसकी हेल्प से हम ये बताएंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स के केस में इट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस, यानी कि हाफ डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है बेटा? डीएनए की एक कॉपी से डीएनए की दो कॉपी बनाना। यहाँ पे एक डीएनए है हमारा, यहाँ से दो कॉपीज बनाना डीएनए की, और ये कॉपीज कैसी होंगी? एग्जैक्ट कॉपीज होंगी। ओके, तो कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं? एंजाइम्स का काफी ज्यादा रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में। एंजाइम्स यूज्ड, पहला जो एंजाइम है दैट इज डीएनए हेलिकेज। मैं मार्क करता जाता हूं यहाँ पे, ये फर्स्ट जो डीएनए हेलिकेज है ये ब्रेक करता है बेटा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ओके, सेकंड टोपो आइसोमेरेज। ओके, टोपो आइसोमेरेज दो तरह का है, टोपो आइसोमेरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमेरेज सेकंड। ये रिमूव करता है बेटा, सुपर कॉइलिंग बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच में जो सुपर कॉइलिंग है उसे क्या करेगा? रिमूव करेगा टोपो आइसोमेरेज। जो टोपो आइसोमेरेज सेकंड है इसको हम डीएनए गाइरेज भी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसे हम? डीएनए गाइरेज। ओके, जो थर्ड है हमारा, यहां पर यूज होती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स जो क्या करेंगी? इन दोनों स्ट्रैंड्स को अनकॉइल्ड रखेगी। ओके, कीप स्ट्रैंड्स अनकॉइल्ड। ओके, नेक्स्ट जो एंजाइम आता है बेटा दैट इज अबाउट, जो फोर्थ एंजाइम है सबसे मेन है बेटा हमारा फॉर डीएनए पॉलीमरेज। ध्यान देंगे आप, प्रोकैरियोट्स के केस में 3 डीएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। ओके, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड, इनका मेन काम है डीएनए रिपेयर का, जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है इसका रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में। ओके, और जो फिफ्थ एंजाइम यूज होता है दैट इज डीएनए लाइगेज। जो फिफ्थ एंजाइम है बेटा दैट इज डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज को हमने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है कि डीएनए लाइगेज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ग्लू। यहाँ पे मेंशन किया डीएनए लाइगेज जो क्या करेगा? फिल द निक होता है स्पेस, ये जो स्पेस है। ओके, fill the nick on lagging strand के ऊपर जो स्पेस है, निक है, उसको फिल करेगा डीएनए लाइगेज। ओके, अब जो हमारा मैकेनिज्म आता है बेटा डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, और इस डायग्राम की हेल्प से हम इस मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे। ओके, 5 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ, 7 मैकेनिज्म ऑफ
डीएनए रेप्लिकेशन। जो पहला स्टेप है बेटा एक्टिवेशन ऑफ डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सेकंड जो आएगा बेटा दैट इज एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, एक्सपोजर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जो थर्ड स्टेप आएगा हमारा दैट इज आरएनए प्राइमर, जो सिंथेसाइज करता है प्राइमेज एंजाइम को, जो सिंथेसाइज करेगा प्राइमेज एंजाइम। जो फोर्थ है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। फिफ्थ हमारा आएगा बेटा बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में आपको बताया था एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन के साथ। ओके, जो नेक्स्ट है दैट इज चेन फॉर्मेशन, चेन का फॉर्मेशन यानी कि स्ट्रैंड्स का फॉर्म होना। और जो लास्ट आएगा वो आएगा हमारा प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग। और प्रूफ रीडिंग में हमारे दो एंजाइम हेल्प करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ओके, सो जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट जो है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है बेटा वो हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। वो कहां पे हो रहा है हमारा? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ओके, तो सबसे पहली चीज जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं हमारे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ओके, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। डीएनए रेप्लिकेशन में ये हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है। ओके, ये पेरेंट स्ट्रैंड है बेटा। इस एक डीएनए के स्ट्रैंड से हमारे दो स्ट्रैंड्स बनने हैं। ओके, यहां जो रेड में मार्क किया हुआ है ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा। ओके, तो यहां पे हमने मेंशन किया है जब हम डायग्राम बनाते हैं डीएनए का 5' to 3', और यहाँ पे 3:5, यानी कि यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हमारे, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक्टिवेट होंगे ताकि ये यहां पर नए डीएनए में आकर जुड़ सके। यानी कि जैसे यहां पर हमारे क्या साइटोसिन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर जो नए स्ट्रैंड में जुड़ेगा आकर ग्वानिन, यहां पे आके जुड़ेगा साइटोसिन। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेजेस एंजाइम, फॉस्फोराइलेजेस एंजाइम की हेल्प से ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक्टिवेट होंगे। इज दैट क्लियर? सेकंड पॉइंट जो है बेटा एक्सपोजर ऑफ डीएनए। मैंने आपको बताया हेलिकेज अनवाइंड करता है डीएनए को ओपन करेगा, और ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, वाई शेप डीएनए की स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। इसे क्या कहेंगे बेटा हम? रेप्लिकेशन फॉर्क। ओके, और जब ये ओपन होगा, ओके, तो इनको ओपन रखने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से आएगी? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में। ओके, टोपोआइसोमरेज एंजाइम्स इनको अलग रखेंगे, साथ के साथ यहां पर मेंशन किया है एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग रखेंगे, अनकॉइल रखेंगे। ओके, देन यहां पे जो आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर यहां से मूव करेगा आगे की तरफ,
जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे क्या ऐड करता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता चला जाएगा। ओके, और ये न्यूक्लियोटाइड्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कैसे होंगे ये न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, यहाँ पर जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस बन रहा है, तो इस स्ट्रैंड को हमने कहा लीडिंग स्ट्रैंड। इसे हमने क्या कहा, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, और ये जो डीएनए की सेगमेंट्स हैं जिनके थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है बेटा, इन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। ओके, तो ये यहां से एंजाइम मूव करेगा और इस तरफ एक नया डीएनए का सिंथेसिस करेगा, जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है हमारा ये नीचे वाला, इसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और इस पे जिस डीएनए का सिंथेसिस होगा नए डीएनए का, उसे हम कहते हैं बेटा लैगिंग स्ट्रैंड। उसे हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पर ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, जब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ये कैसे होंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इसके जो नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहां पर आकर जुड़ेंगे। ओके, और इनके बीच में जो स्पेस रह जाएगा, दैट स्पेस विल बी फिल्ड विद डीएनए लाइगेज। ये किसकी हेल्प से फिल होगा, डीएनए लाइगेज की हेल्प से फिल होगा। ओके, और जो सिंथेसिस है डीएनए स्ट्रैंड्स का विद इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 2000 बेस पेयर्स जुड़ते हैं, अराउंड 2000 बेस पेयर्स इन 1 सेकंड। ओके, तो जो डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू स्ट्रैंड। नए स्ट्रैंड को बनाने का काम मेन किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का है। ओके, और वो भी हमने बात करी थी डीएनए पॉलीमरेज 3। यूकैरियोट्स के केस में 5 डीएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व रहते हैं, 5 अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और साइन। ओके, तो 2000 बेस पेयर्स 1 सेकंड में ऐड हो रहे हैं, ये ओपन होता चला जाएगा इस तरफ, ये स्ट्रैंड इधर बनता जाएगा, ये इधर बनता चला जाएगा, और फाइनली लास्ट में हमारे पास 2 स्ट्रैंड इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। ओके, अब यहां पर चांसेस हैं कि क्या पता यहां थाइमिन की जगह पर गलती से यूरेसिल आ जाए, तो ये क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन। क्या कॉज करेगा, ये म्यूटेशन। ओके, तो वहां पर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो चेक करेगा और क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। ये करेगा बेटा प्रूफ रीडिंग। ओके, और फिर ये जब प्रूफ रीडिंग कर रहा है तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे साइटोसिन के साथ ग्वानिन की जगह पे एडेनिन आ गया, तो ये तो गलत है, यहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी, तो इसको हटाकर यहाँ पे क्या करेगा, ग्वानिन ही करेगा। क्या करेगा यहाँ पे, ग्वानिन। ओके, लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, इट इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश थायमिन और यूरेसिल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये रिमूव करेगा, रिमूव यूरेसिल विद थायमिन। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन के बाद एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपीज बनती हैं। ओके, होप सो बेटा समझ में आया होगा, एक बार रीड आउट जरूर करें, काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ओके, थैंक यू।